हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपकी क्लासेस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है स्टूडेंट्स, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से ग्रेचुटी। ग्रेचुटी जब एक एम्प्लॉई सर्विस से रिटायरमेंट लेता है तो उसे ग्रेचुटी मिलती है, उसे ग्रेचुटी मिलती है। तो ये ग्रेचुटी जो होता है ना, ये एक बहुत ही टेक्निकल टर्म्स आपके टैक्स की बुक में दिया हुआ है। टेक्निकल का मतलब ये स्टूडेंट्स, टेक्निकल का मतलब ये कि ये इसकी टैक्सेबिलिटी, यानी कि इस पे ये कितना अमाउंट इसका टैक्सेबल होगा, कितना अमाउंट इसका एग्जेम्प्ट होगा, ये आज हम लोग सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं कि जो सेक्शन 10 का प्रोविजंस है इस ग्रेचुटी को लेके क्या कहता है, इस ग्रेचुटी अमाउंट को लेके क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा, जब एक एम्प्लॉई सेवा से रिटायरमेंट लेता है तो उसको ग्रेचुटी की लमसम अमाउंट यानी इकट्ठे अमाउंट मिलती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्ट टैक्स यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स प्रोविजंस है ये कहता है कि भाई हम आपसे इस पे भी टैक्स लेंगे। यानी कि जब आप सर्विस से रिटायरमेंट होंगे तो इनकम टैक्स एक्ट आपको भी रिटायरमेंट के समय मिलने वाली जो ग्रेचुटी होगी उसे भी आपको टैक्सेबल बनाता है। कैसे बनाता है, इसके प्रोविजंस क्या हैं। सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 के जो प्रोविजंस हैं उस प्रोविजंस को स्टडी किया जाए, देखा जाए कि वो कौन से प्रोविजंस हैं कि जिसके अकॉर्डिंग इस पे टैक्स लाइबिलिटीज चार्ज की जाती है, यानी कि कैसे टैक्सेबल इनकम निकाला जाता है, कैसे इसका पार्ट सैलरी में इंक्लूड्स होता है। लास्ट क्लासेस में स्टूडेंट्स हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है कि जो इसके टॉपिक हैं, जो पार्ट्स है, कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्प्टेड होने वाला है। जो पिछली क्लासेस में ड्यूरिंग द सर्विस मैंने आपको दो टॉपिक बताया था कि यानी कि ये देखो, एम्प्लॉय को ड्यूरिंग द सर्विसेज, यानी जब एक एम्प्लॉय सेवा में होता है ना तो उसको क्या क्या चीजें मिलते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अ पर्टिकुलर टॉपिक, नाउ वी विल स्टडी द प्रेजेंट टॉपिक फर्स्ट कि जब वो रिटायरमेंट लेता है ना, क्या लेता है, जब वो रिटायरमेंट लेता है सर्विसेज से, या ये लगा ले आप, रिटायरमेंट लेता है सर्विसेज से तो उसको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। चलिए इस पे पहले छोटा सा डिस्कशन कर ले। पहली बात कि इन्हें ग्रेचुटी का लमसम अमाउंट मिलता है जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग, 10 सब सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग इसको इसकी टैक्सेबिलिटी को चार्ज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स पेंशन। जब आप रिटायरमेंट होते हो ना तो आपको आपका एम्प्लॉयर पेंशन देता है। क्या देता है, पेंशन। एग्जैक्टली जब आप रिटायरमेंट होते हो तो आपका एम्प्लॉयर आपको पेंशन देता है जो सेक्शन 10 ए के अकॉर्डिंग, यानी कि 10 ए के अकॉर्डिंग इसका जो टैक्सेबल अमाउंट होता है वो फाइंड किया जाता है, वो फाइंड किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव सेक्शन 10 डबल ए, यानी सेक्शन 10 डबल ए के अकॉर्डिंग इसको इसकी टैक्सेबल अमाउंट फाइंड की जाती है। अच्छा, ये चीजें जो आपको मिलती हैं, यानी कि नेक्स्ट जो आपको चीजें मिलती हैं ये कंपनसेशन दो तरह से मिलता है। ये जो कंपनसेशन होता है ना ये दो तरह से आपको मिलता है। पहला तो रिटेंसमेंट, हिंदी में आप लिख लो छटनी सेक्शन। जो रिटेंसमेंट है ना ये सेक्शन 10 बी है, यानी कि सेक्शन 10 बी के अकॉर्डिंग रिटेंसमेंट, जब आप
आपके एम्प्लॉयर ने कहा, बुलाया कि भाई सुनो, देखो हमारे पास अब कोई काम नहीं है, आपकी मैं छटनी कर देना चाहता हूँ, निकाल देना चाहता हूँ। यानी कि आप काम भी हैं तो बहुत सीमित हैं, मुझे एम्प्लॉय की नीड नहीं है, मैं आपको पेमेंट आगे चलकर नहीं दे पाऊंगा, तो मैं आपको ऐसा करता हूँ कि कंपनसेशन दे देता हूँ, आप जाओ, फिर आपकी हमारी मुलाकात, मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपको काम पे बुला लूँगा। तो इंडियन जो डिस्प्यूट्स हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स हैं और तमाम ऐसे एक्ट्स हैं कि ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग यदि आपके यहाँ भाई कोई एम्प्लॉय अपॉइंटेड है, आप अचानक बुलाओगे, ऐसा तो है नहीं कि अचानक बुलाओगे वो लोग काम से जाओ भाई हम आपको काम नहीं देंगे, ऐसा तो है नहीं। जब आप उसे काम से निकालेंगे, उसे नोटिस देंगे, तो नोटिस देने के बाद उसे कंपनसेशन देंगे, भैया ये कंपनसेशन का अमाउंट है, आप लेके जाओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि देखो ये जो कंपनसेशन आपको मिला हुआ है ना, ये जो कंपनसेशन मिला हुआ है इस पे, इसको भी सैलरी हेड में काउंट किया जाएगा। और ये देखो, एक एम्प्लॉय बीआरएस लेता है, सेक्शन जो है सेक्शन 10(10)(c), बीआरएस का मतलब कि वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज। ध्यान दीजिएगा, आज हम आपसे इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहे हैं कि ये टॉपिक मैं कन्फर्मली बता दूं कि रिटायरमेंट बेनिफिट एम्प्लॉय को क्या क्या मिलती है जब रिटायरमेंट होता है। अगला स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट है वो आपको अमाउंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, यानी सेक्शन जो आपका इसमें बनता है स्टूडेंट्स, जो आपका सेक्शन बनता है कि सेक्शन 10, 11 एंड 12, सब सेक्शन 11 एंड 12, ये ध्यान दीजिएगा कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ये जो पेमेंट्स है ना वो रिटायरमेंट बेनिफिट में, यानी कि रिटायरमेंट के बाद देता है। अच्छा, आप लोग सोचते हो कि सर अभी बाबा जी ने कहा था कि हमने प्रोविडेंट फंड का पैसा ड्यूरिंग द सर्विस भी ले लिया था। ठीक है, आप ड्यूरिंग द सर्विस प्रोविडेंट फंड का पैसा जितना लेते हो वो आप पैसा निकाल लेते हो ना, तो फिर वो आपको क्या है, जब आप रिटायरमेंट लोगे सर्विसेज से तो आपको उतनी कट जाएंगी, पहले ही कट जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि आज हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट के जितने भी पार्ट्स हैं, एक एम्प्लॉय को जितना मिलता है वो सब का सब स्टडी किया जाएगा, वो सब का सब स्टडी किया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। आप देख लें जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, यानी कि जितनी चीज़ें रिटायरमेंट बेनिफिट पे आपको मिलती हैं वो सब की सब आपको मिलेंगी। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट के लिहाज से, किसके लिहाज से भाई, इनकम टैक्स एक्ट के लिहाज से जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो हम लोग देखा जाएगा कि इसमें से कोई अमाउंट कितना टैक्सेबल होगा, कितना एग्जेम्प्ट होगा। आपने पहले चैप्टर्स में जो स्टडी किया हुआ था, आज मैं फिर से उसको रिवाइज नहीं करना चाहता, आज फिर से मैं उस पर आना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि टाइमली एक्चुअली जो क्लासेस चल चुकी हैं उसके रिविजन में कहाँ आ सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं आपसे स्पष्ट बता दूं कि मान लीजिए आपका प्रीवियस ईयर 2019-20 है, ठीक है। अभी कुछ इसमें से बदमाश स्टूडेंट्स मालूम है क्या पूछेंगे, बदमाश स्टूडेंट्स पूछेंगे सर यदि कोई एम्प्लॉय प्रीवियस ईयर में ही रिटायरमेंट हो गया, कुछ दिन सैलरी पाया, कुछ दिन जो है वो पेंशन पाया, ये सब के सब अमाउंट भी उसी मंथ में पाए, तो ठीक है, ये जब सैलरी हेड में काउंट किया जाता है तो जितने दिन आपने क्या किया, सैलरी पाई, वो भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, और जितने दिन आपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो आपको मिले हैं अकॉर्डिंग टू टैक्स एक्ट, यदि वो टैक्सेबल होने लायक हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू टैक्स एक्ट यदि वो प्रोविजंस में हैं कि उस पर टैक्स लगेगा, यानी वो टैक्सेबल होंगे, तो वी विल इंक्लूड्स इन सैलरी हेड। स्टूडेंट्स आपको चिंता की बात नहीं है, हम तो ऑलरेडी उसे इंक्लूड कर लेंगे और आप भी इंक्लूड कर लोगे समझने के बाद। तो ध्यान दो, ये जो टॉपिक ड्यूरिंग द सर्विस, जितनी चीज़ें, जितने आपको बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयर से मिलते थे, यानी कि जितनी चीज़ें चाहे वो बेनिफिट्स में मिलती हो, चाहे वो अलाउंस में मिलती हो, चाहे वो सैलरी या एनी मॉनेटरी पेमेंट्स कंपनसेशन थ्रू मिलता हो, जो कुछ चीज़ें आपको ड्यूरिंग द सर्विस मिलती थी वो सब की सब स्टूडेंट्स तो टैक्सेबल होंगी। लेकिन अगर आप उस टाइम पे ये चीज़ें भी आप पा जाते हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, दैट इट इज़ आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी।
अब देखो इनके टैक्सेबिलिटी की, यानी कि ये टैक्सेबल होंगे किस अमाउंट तक, किस लिमिट तक टैक्सेबल होंगे, इनके विषय में हम लोग डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए इसके विषय में डिस्कशन किया जाए कि कितने अमाउंट में कैसे टैक्सेबल होंगे। देखो सेक्शन 10 जो चार्जेबल सेक्शन है, सबसे पहली बात तो ग्रेच्युटी के लिए है। ग्रेच्युटी के लिए आप नोट कर लें, ग्रेच्युटी के लिए, यानी ग्रेच्युटी एक ऐसा अमाउंट होता है कि जब आप या कोई एम्प्लॉय सर्विस से रिटायरमेंट लेता है तो उसे ग्रेच्युटी उसका एम्प्लॉयर देता है। तो उसे उसका एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी देता है। आपका एम्प्लॉयर जब आपको ग्रेच्युटी देता है तो निश्चित तौर पर ये ग्रेच्युटी का अमाउंट किस लिमिट तक टैक्सेबल होगा और किस लिमिट तक एग्जेम्प्ट होगा, यानी किस लिमिट तक टैक्सेबल होगा, किस लिमिट तक एग्जेम्प्ट होगा। चलिए देखा जाए, चलिए देखा जाए। किस लिमिट तक ये टैक्सेबल होगा ग्रेच्युटी का अमाउंट और किस लिमिट तक एग्जेम्प्ट होगा। पहली बात स्टूडेंट्स नोट कर लें, पहली बात नोट कर लें कि अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी इज एग्जेम्प्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे किसी लीगल या वैधानिक निकाय के एम्प्लॉय हो, यानी कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ग्रेच्युटी का जो टोटल अमाउंट होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये सेक्शन जो सेक्शन 10 कहता है, यानी कि सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इट मीन कि अब आप जैसे स्टूडेंट्स मालूम है क्या सोचोगे, ये सोचोगे कि सर बहुत अच्छी बात है कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, यानी कि आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आने वाला हो वो क्या हो जाए, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हो जाए, यानी कि हम क्या कर लें कि कंप्लीट अमाउंट एग्जेम्प्ट कर लें। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट अमाउंट को एग्जेम्प्ट करके छुट्टी पा जाओगे। यानी ऐसे एम्प्लॉय यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और उनको ग्रेच्युटी उनके एम्प्लॉयर ने दिया हुआ है तो होल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी विल बी एग्जेम्प्ट। ओके, दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर। यानी कि उसके जीवन काल में जितनी भी ग्रेच्युटी मिलती है, जितनी भी उसे ग्रेच्युटी मिलती है, उसके जीवन काल में जितनी भी ग्रेच्युटी मिलती है सब की सब क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब आप सोचोगे कि अच्छी बात है, अब जॉब करेंगे ना, सरकारी जॉब करेंगे। भाई ठीक है, आप सरकारी जॉब कीजिए, लेकिन चलिए यहाँ पे आते हैं। अब देखो लिखेंगे फॉर अदर एम्प्लॉय, यानी कि जो अदर एम्प्लॉय हैं, चले ठीक है, अदर एम्प्लॉयज में कैसे से इनके ग्रेच्युटी का अमाउंट डिटरमाइन किया जाएगा। देखो इसमें दो बातें होंगी, दो बातें हैं कि पहला एम्प्लॉय कवर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रेच्युटी पेमेंट
एक्ट 1972। ठीक है भाई डियर, क्या क्या ठीक है भाई, कि एम्प्लॉई फर्स्ट, ऐसे एम्प्लॉई जिनके ऊपर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू होता है, यानी कि ऐसी संस्थान जहां एक दिन में मिनिमम 10 एम्प्लॉई काम करते हों, यानी कि मिनिमम 10 एम्प्लॉय यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज कि दूसरा आपको जो देखना है वो है कि एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट। क्या भाई, यदि एम्प्लॉय ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू नहीं होता है, और सेकंड यदि ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू होता है, देयर आर टू कंडीशंस माय डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू कंडीशंस। क्या, फर्स्ट कि जब ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू होता है, और सेकंड जब ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू नहीं होता है। चले, बहुत अच्छी बात है, तो मैं इसे मिटाता हूं, क्या कहता है भाई आपका जो मैंने दो पार्ट में बांटा आदर्श एम्प्लॉई के लिए। पहला क्या, व्हेन एम्प्लॉय कवर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972, यानी कि जब ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट, हेलो स्टूडेंट्स, यानी कि आपको यदि ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू होता है तो, यानी कि व्हेन एम्प्लॉय कवर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट, यानी दो केसेस हमने बताया कि जब ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट आपके ऊपर लागू होता है और जब ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू नहीं होता है। देयर आर टू कंडीशंस। पहला आप नोट कीजिए, व्हेन ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 कवर्ड, यानी व्हेन ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट कवर्ड टू एम्प्लॉय, यानी कि ऐसा एम्प्लॉय जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अकॉर्डिंग आता है। तो ऐसा एम्प्लॉय जो ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के अकॉर्डिंग आता है, उसके लिए जो सेक्शन 10 सब सेक्शन के 10 के जो प्रोविजंस हैं वो उस पे हम लोग डिस्कशन किया जाए कि उस एम्प्लॉय के लिए कितना अमाउंट ग्रेच्युटी का टैक्सेबल होगा और मैक्सिमम लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लिमिट क्या है। चलिए देखिए, आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। आप लिखेंगे द लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10, यानी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉय जब ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आता है, यानी कि एम्प्लॉय कवर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट, तो उसके क्या प्रोविजंस हैं। मैंने यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स, द लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट, यानी कि जो अभी इसमें हम फिगर लिखेंगे, जो चीज़ें लिखेंगे, उसमें जो सबसे कम होगा वो अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अभी आपके माइंड में चलेगा कि सर टैक्सेबल क्या होगा, तो जो अमाउंट ग्रेच्युटी का मिला हुआ है उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट घटा देंगे, यानी जो सबसे कम होगा उसे माइनस कर लिया जाएगा, जो आएगा वो टैक्सेबल फिगर आएगा, वो टैक्सेबल फिगर आएगा। आई होप स्टूडेंट्स, चलिए इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अब तो बहुत जिज्ञासा आपकी हो गई कि सर ये तीनों में से आप बता दीजिए कि कौन कौन से तीनों हैं। तो चलिए लिखिए,
पहला तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, एम्प्लॉय ने जितनी ग्रेच्युटी पाई हुई है वो अमाउंट पहला आप पहला लिख लेंगे। सेकंड क्या लिखेंगे? सेकंड क्या लिखेंगे मैं आपको बता देता हूं, मैक्सिमम लिमिट लिखेंगे। मैक्सिमम लिमिट जो आपके फिनांस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने, यानी डायरेक्ट टैक्स के लिए जो डिपार्टमेंट है, इसने फिनांस मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि अब एक एम्प्लॉई यदि अपने जीवन काल में जितनी भी अमाउंट ग्रेच्युटी की पाता है, ध्यान दीजिएगा, अपने जीवन काल में, यानी एम्प्लॉय ने 10 एम्प्लॉय बदले हों या 10 एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया हो और सबसे उसे ग्रेच्युटी मिली हो, तो मैक्सिमम 20 लाख तक गवर्नमेंट कहती है कि आपको हम छूट देंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा हम आपको छूट नहीं दे सकते। ठीक है, सेकेंड हो गया आपका। थर्ड, 15 डेज सैलरी, या बेटा इसी को हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच completed year of the service। ये टर्म्स आपको फंसाने वाला है, कुछ नहीं फंसने वाले हैं। एम्प्लॉय ने जितने दिन काम किया हो, हर प्रत्येक वर्ष के लिए 15 डेज की सैलरी। यदि आपने 1 साल काम किया तो 1 साल में आपकी जो लास्ट वाला मंथ है ना, लास्ट मंथ की जो सैलरी होगी और जो डियरनेस अलाउंस होगा उसका जो आधा होगा, चलो मान लो आप 10,000 बेसिक सैलरी पाते थे, 4,000 डियरनेस अलाउंस लास्ट मंथ में जब आपने रिटायरमेंट लिया है, अभी मैं कंप्लीटली बताऊंगा, इसे आप घबराए नहीं, तो आपने कुल मिला के कितना पाया सर? 24,000। अच्छा, अब ये 24,000 की हाफ सैलरी निकाली जाएगी और फिर क्या होगा कि ये 1 वर्ष के लिए केवल हाफ मंथ की सैलरी, यानी 15 डे सैलरी। आपने सर्विस 20 साल की तो 20 साल इंटू जितनी आपने सैलरी, यानी 20 साल यानी 20 इंटू हाफ मंथ सैलरी जो भी आती है, तो सैलरी में क्या लेंगे यहां लिखिए। पहला लिखिए, सैलरी ऑफ लास्ट मंथ when employee retire from service, यानी कि सैलरी कौन सी होगी? तो लास्ट मंथ में जो सर्विस से रिटायरमेंट लेते समय एम्प्लॉय की सैलरी थी वो यहाँ कंसीडर की जाएगी। अच्छा, यहाँ यानी कि बेसिक सैलरी प्लस डीए ये होगा, यानी लास्ट मंथ में जो उसने बेसिक सैलरी पाया और जो डीए पाया वो कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, हाफ मंथ सैलरी कैसे निकालेंगे? यानी तीसरा, हाफ मंथ सैलरी कैसे निकालेंगे? तो ऐसे लिखेंगे, लास्ट मंथ सैलरी प्लस डीए इंटू 15/26। ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, ये 15 यानी लास्ट मंथ की जो सैलरी होगी प्लस डीए। अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा सर डीए कैसा हो, ये डीए चाहे जैसा ही हो, यानी अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या नॉट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, कुछ भी हो चलेगा, सब चलेगा। इनकम टैक्स एक्ट कहता है इसके अकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन एम्प्लॉय ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आने चाहिए। यदि एम्प्लॉय ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आएगा तो दूसरी बातें होंगी माय डियर स्टूडेंट्स। चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज आपके मन में चल रहा होगा, उस पर मैं बात कर लूँ। आपके मन में क्या चल रहा होगा? अभी आपने सर कहा कि ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस, यदि किसी व्यक्ति ने 15 साल 10 महीना काम किया तो उसने तो 10वां महीना कंप्लीट करने के बाद रिटायरमेंट ले लिया, फिर बताओ 2 महीने तो उसने ईयर कंप्लीट नहीं किए, तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है भाई
यानी कि यदि आपने अकॉर्डिंग टू व्हेन एम्प्लॉय कवर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट इन दिस केस, if employee services provide access to 6 month, that is considered to whole year. यदि एम्प्लॉय ने 6 मंथ से ज़्यादा सर्विस किया है तो उसे 1 साल कंसीडर कर लिया जाएगा, उसे 1 साल मान लिया जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, 1 साल मान लिया जाएगा। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है सर। यानी लिखेंगे इफ सर्विस इज more than 6 months, it is considered whole year। यानी कि यदि सर्विस 6 माह से ज्यादा किया है तो उसे 1 वर्ष कंप्लीटेड ईयर माना जाएगा। यानी आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी माय डियर, पूछे क्या सर, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से यदि से आप समझा देते तो मजा आ जाता। चलो इस टॉपिक को मैं क्लियर कर लूं। ये देखो, आपने हाफ मंथ की सैलरी, इस टॉपिक पे देखो हाफ मंथ की सैलरी निकाल ली, सैलरी का मतलब यहां समझा दिया, इनटू जितने दिन सर्विस की आपने, 16 साल सर्विस की तो इनटू 16 कर लो ना, हो गया अमाउंट, ये थर्ड फिगर का अमाउंट आ गया। चलो देखो कैसे होता है ये, चलो देखो। चलो एक एम्प्लॉय की मिस्टर एक्स है, रिटायर फ्रॉम सर्विस एट, कब, एट 31 जुलाई 2019 एंड लास्ट मंथ salary and DA was 20,000 and 6,000। जब वो रिटायरमेंट लिए है ना तो उस समय उनकी सैलरी 20,000 रुपए थी, जबकि DA 6,000 था, और कोई कंटेंट हम नहीं ले रहे हैं। आफ्टर 19 years and 6 months 4 days, Mr. X retired from services। मैं कंप्लीट बातों को लिखूंगा डियर, इसलिए कि जब तक आपकी चीजें कंप्लीट ना हो तब तक आपके समझ में नहीं आएगा। तो चले देखते हैं आपने क्या किया। उन्होंने 19 साल 6 महीने और 4 दिन काम किया and received 25 lakh as ग्रेच्युटी। उन्होंने मालूम है कितने ग्रेच्युटी पाए, 25 लाख पा गए माय डियर, 25 लाख पा गए। अब देखो आपके सामने समस्या है कि इस 25 लाख में कितना अमाउंट टैक्सेबल है, कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट है। ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन इज गिवन इन पर्टिकुलर बोर्ड। सो स्टूडेंट्स चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए, चलिए सॉल्व किया जाए। आपने पहले से ही ये डिसाइड किया हुआ है कि इसको समझना है और इसे सॉल्व करना है, तो निश्चित है कि हम अपनी क्लासेस में आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। चलो देखो, आप लिखोगे द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। यानी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के अकॉर्डिंग आप कौन कौन सा फिगर लिए थे, चलिए देखते हैं। अभी 2 मिनट पहले आपने लिया है मेरे भाई, क्या क्या लिया है। पहला एक्चुअल अमाउंट ऑफ क्या, ग्रेच्युटी, कितना पाए हो भाई। अब देखो यहाँ पे कितना पाए हैं, 25 लाख, दैट इज क्लियर। यानी ग्रेच्युटी का जो एक्चुअल अमाउंट इनको मिला है ये 25 लाख का मिला है। जी सर मिला है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। चलो अब क्या डाउट होगा, कोई डाउट नहीं होने देंगे आपको। सेकंड फिगर क्या है,
सर मैक्सिमम लिमिट की बात आपने कही थी, यानी कि ये मैक्सिमम लिमिट कितना है, 20 लाख है। ठीक है, थर्ड जो केसेस हैं वो क्या है, आपने कहा था हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मैंने भी कहा ठीक है सर, यही सही है, हाफ मंथ की सैलरी निकालनी है और फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। चलो मैं पहले हाफ मंथ की सैलरी से पहले ईच कंप्लीटेड ईयर पे बात कर लेता हूँ। ईच कंप्लीटेड ईयर क्या है, यानी कि आपने 19 साल 6 महीना 4 दिन काम किया है। मैंने अभी अभी कहा यदि एम्प्लॉय ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग आता है तो महीना यदि 6 से ज़्यादा काम किया है तो उसे 1 साल कंसिडर किया जाएगा। जी अभी कहा है ना। चलो यहाँ पे कितने दिन काम किया, 19 साल 6 महीना 4 दिन, तो 20 साल हो गया भाई। यानी कि ये सर्विस ईयर जो आपका हो गया ये 20 ईयर हो गया। अच्छा, इसके लिए क्या करना है, हाफ मंथ की सैलरी लेनी है। चलो यहाँ अच्छे से समझना भाई, हाफ मंथ की सैलरी लेनी है। मैंने आपसे कहा कि हाफ मंथ्स सैलरी कितनी होगी, यानी मैंने कहा लास्ट मंथ सैलरी प्लस डीए इंटू 15/26। मैंने ये बोला था कि नहीं बोला था? जी आपने बोला था। लास्ट मंथ की सैलरी कितनी है आपकी, ये देखिए 20,000 प्लस डीए यानी 20,000 प्लस 6,000 इंटू 15/26, यानी कि ये 26,000 इंटू 15/26। काट दो इसको तो ये आ जाएगा एग्जैक्ट फिगर 15,000 रुपए, 15,000 ये फिगर आपका आता है। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। यानी आधे माह की सैलरी आपकी कितनी हो गई, 15,000 से। अब ये देखो मल्टीप्लाई कर लो ना, क्या कर लो, 20 ईयर्स ऑफ द सर्विस और आधे माह की सर्विस आ गई, सॉरी आधे माह का यानी हाफ मंथ की सैलरी आ गई। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। यानी कि सर्विस आप 20 ईयर्स और हाफ मंथ की सैलरी 15,000, यानी कि ये फिगर आपका आ गया 3 लाख। सर इन तीनों में सबसे कम तो ये फिगर आता है, बोलो कौन सा फिगर सबसे कम है? सर ये 3 लाख सबसे कम है, तो ये क्या हो गया, ये एग्जेम्प्ट हो गया। तो टैक्सेबल कितना हो गया, बहुत सिंपल है, 25 लाख आपको मिलता है, इसमें से 3 लाख आपका क्या हो गया, एग्जेम्प्ट हो गया। तो टैक्सेबल कितना हुआ, टैक्सेबल कितना हुआ, यानी कि 22 लाख। यानी कि कितना टैक्सेबल हुआ भाई, कितना टैक्सेबल हो गया, 22 लाख साइन। दैट इज क्लियर माय डियर, दैट इज क्लियर। इन 3 फिगर में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है आपको हम 20 लाख से ज़्यादा एग्जेम्पशन कभी नहीं देंगे। ठीक है सर, मिनिमम भी बता दीजिए। तो द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग, इनकम टैक्स एक्ट कहता है इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो हम आपको एग्जेम्पशन देंगे। दैट इज क्लियर माय डियर। देखो सबसे ज़्यादा यदि कोई तामझाम है, सबसे ज़्यादा जो जिसको कहते हैं ना कि परेशानी है, वो हाफ मंथ सैलरी निकालने में है, तो कुछ नहीं है। फिर से वंस अगेन फिर उस टॉपिक को मैं समझाना चाहता हूँ, इसे मैं मिटा के देखो, आपको करना क्या है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस देख लो, अभी आपका आया 20 ईयर्स। अच्छा, हाफ मंथ्स सैलरी कैसे निकालोगे, तो जो लास्ट मंथ की जब आदमी ने रिटायरमेंट लिया था तो उस समय का जो सैलरी होगा और डीए होगा, इसी का 15/26 कर लीजिए, तो ये आ जाएगा हाफ मंथ्स सैलरी।
तो जब हाफ मंथ सैलरी आ जाएगी तो एक साल के लिए हाफ मंथ की सैलरी निकल गए, तो सर्विस जितने दिन किया उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो थर्ड फिगर भी आपका एग्जैक्टली आ जाएगा भाई, थर्ड फिगर भी बहुत एग्जैक्टली आ जाएगा। आई थिंक कि आपको अब कोई समस्या ग्रेच्युटी में, कब जब एम्प्लॉय के ऊपर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू होता है तब की बात होती है, तब की बात होती है। ओके ओके माय डियर, चलें ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक तो आपको फर्स्ट केसेस आपने स्टडी किया स्टूडेंट्स कि जब आपके ऊपर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू होता है। अब चलिए देखते हैं कि जब ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू नहीं होता है, यानी कि व्हेन एम्प्लॉई नॉट कवर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट, यानी कि जब एम्प्लॉय के ऊपर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता है, नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, टर्म्स वही है, टर्म्स वही है, बस थोड़ा सा फिगर बदलेगा, यानी सेक्शन 10 ही है। आप लिखेंगे इसके कैलकुलेशन के लिए द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड, यानी कि फिर वही बात, अभी जो फिगर हम लिखने वाले हैं इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या है, चलिए पहला एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी, यानी आप यहां लिख लो रिसीव्ड, ये थोड़ा सा हट के लिख लो। सेकंड क्या है भाई, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, यानी ये बातें तो सेम है, मैक्सिमम लिमिट आपका 20 लाख ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक है। एंड थर्ड केस, हाफ मंथ्स सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस। देखो लोचा यहाँ पे है स्टूडेंट्स, लोचा आपका यहाँ पे है, कैसे है, चलिए देखिए। सबसे पहले तो फिगर कि हाफ मंथ सैलरी का है, यानी कि लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी यहां पे लेंगे इंटू 15/30। ध्यान दीजिएगा, ये जो लास्ट हाफ मंथ सैलरी होगी ना, वो लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी होगी। अच्छा, जब एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट लिया था, अभी पिछले में आपने क्या स्टडी किया कि हाफ मंथ सैलरी के लिए आपने केवल लास्ट मंथ की सैलरी लिया, यहां पे हाफ मंथ सैलरी के लिए एम्प्लॉय के रिटायरमेंट वाले डेट से जो 10 मंथ की एवरेज सैलरी होगी उसे कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, सैलरी में क्या चीजें आएंगी, चलो मैं बता देता हूं आपको साथ ही साथ। सैलरी में बेसिक सैलरी, डीए या डीपी अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशन by fixed rate on turnover, यानी इन तीनों का टोटल किया जाएगा और फिर सैलरी ली जाएगी और फिर इसे 15/30। पहले वाले में क्या था, लास्ट मंथ की सैलरी लेते थे और 15/26 होता था, ये डिफरेंसेस था। लेकिन इसमें क्या है, 15/30 होगा और ये चीजें आएंगी। पहले वाले में क्या था, यानी पहले वाले में था कि डीए चाहे अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या ना हो, लेकिन इसमें क्या है,
इसमें डीए का अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना आवश्यक है, डीए का अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना आवश्यक है। एंड कमीशन, कमीशन भी जो फिक्स रेट से टर्नओवर पे होगा वो यहाँ कंसीडर किया जाएगा, वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा चलो, ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया जी। अच्छा, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? सेकंड क्या है? इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि यदि यहाँ इंप्लॉय ने मंथ में कोई सर्विस दी है, यदि लेफ्ट द सर्विस इन मंथ्स, यानी कि मंथ में कोई सर्विस, मान लो आपने 26 ईयर 9 मंथ भी काम किया है तो 26 ईयर ही कंसीडर किया जाएगा इस केस में। ये देखो, ये वर्किंग नोट का फिगर था और ये एग्जैक्ट आपका जो हमने समझाया हुआ जो टैक्सेबल अमाउंट निकालने का फंडा है ये बताया हुआ है। कुछ है इसमें, यानी कि ये व्हेन एम्प्लॉय कवर्ड अकॉर्डिंग टू ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट, उस केस में था ये है जब एम्प्लॉय के ऊपर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू नहीं होता है, नहीं होता है। दोनों में आपने डिफरेंसेस देखा, दोनों में आपने डिफरेंसेस देखा, क्या डिफरेंसेस थे इसके, तो आपने पाया होगा ये शार्ट डिफरेंसेस हैं। बस क्या है, लास्ट मंथ की सैलरी निकालने के लिए लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी लेंगे इंटू 15/30 और फिर क्या होगा, फिर इसमें इस सैलरी में क्या क्या कंसीडर किया जाएगा, बेसिक सैलरी, डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कमीशन ऑन सेल बाय फिक्स रेट होना चाहिए, बाय फिक्स रेट होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, हमको ये लगता है कि आपको पिछले क्वेश्चन की अकॉर्डेंस अगर ले तो ये बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं। आफ्टर 25 ईयर या 20 ईयर लिखो, 9 मंथ मिस्टर एक्स रिटायर फ्रॉम सर्विसेज एंड गेट्स 10 लाख ऑफ ग्रेच्युटी। Last 10 months salary of Mr. X was 1,20,000। एक चीज ध्यान देना, लास्ट जो 10 मंथ की सैलरी दे दिया है वो सब का सब दे दिया 1,20,000। ये ध्यान दीजिएगा, पर मंथ नहीं लिखा है, लास्ट 10 मंथ सैलरी दिया हुआ है and 10% DA of basic salary and 10% DA of basic salary। ठीक है, ओके। कैलकुलेट taxable amount of gratuity if employee, if Mr. X covered according to not covered, sorry यहाँ आप लिख लें not covered according to gratuity पेमेंट एक्ट। ध्यान दीजिएगा, मिस्टर एक्स जो है उनके ऊपर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू नहीं होता है, यानी सिंपली जो आपका रूल्स है आप यहाँ पे आ गए जी, आ गए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। कैसे सॉल्व किया जाए, आप लिखते हैं द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी exempted under section 10(10). That is right students जी। first, actual amount of gratuity, actual amount of gratuity in this case students you found 10 लाख, यानी कि इनको जो ग्रेच्युटी मिली है वो 10 लाख। दैट इज क्लियर फिगर, यहाँ कोई टेंशन आपको नहीं।
सेकंड फिगर क्या है? सेकंड फिगर क्या है? मैक्सिमम लिमिट कितना? सर 20 लाख। और थर्ड केस क्या है मेरे भाई? हाफ मंथ्स इनटू, सिंपली मैंने कहा है आपसे कि हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस। हाफ मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस। चलो हाफ मंथ की सैलरी, मैंने इसको दो टर्म्स में बांट देता हूं। पहला क्या सर? पहला तो हाफ मंथ सैलरी और दूसरा सर्विस कंप्लीटेड। दो चीजें आपको बहुत अच्छे से जाननी होगी। यानी हाफ मंथ सैलरी क्या है सर? इनकी सर्विस कितने दिन कंप्लीट की है? चलो मैं बता दूं, सर्विस इन्होंने 20 ईयर्स 9 मंथ। क्वेश्चन क्या कहता है? 20 ईयर 9 मंथ्स इन्होंने सर्विस कंप्लीट की, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट कहता है हियर सर्विस इन मंथ नॉट कंसीडर। ठीक है, यानी कि सर्विस इनकी कितने दिन की हो गई? केवल 20 ईयर्स की। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स? दैट इज क्लियर? प्लीज आप जल्दी से इसको कॉपी कर लें। फिर क्या है? हाफ मंथ सैलरी के लिए जाएंगे स्टूडेंट्स, हाफ मंथ्स सैलरी के लिए कैसे जाएंगे? इनके लास्ट 10 मंथ की जो सैलरी थी वो 1,20,000 की थी, तो 10 से डिवाइड कर लें। अगर इस क्वेश्चन में कहता कि लास्ट 10 मंथ एवरेज सैलरी कहता तो आप 10 से डिवाइड नहीं करते, लेकिन लास्ट 10 मंथ सैलरी बोल दिया है इसलिए 10 से डिवाइड करेंगे। दैट इज क्लियर? तो ये आ जाएगा 12,000। इसका 10% डीए है, यानी कि 1,200। ये एक मंथ का निकल गया, और ये आप 15/30 कर लोगे तो ये हाफ मंथ की सैलरी आपकी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? जी निकल जाएगी। यानी 11,200 का 15/30। ठीक है, आप काउंट कर लो इसे। ये 1 2 ये कट गया, यानी 11,200 का आधा हो जाएगा, कितना होगा भाई? 5,600। ठीक है, एग्जैक्टली ये 5,600 का फिगर आ जाएगा। यानी आपने देखा ना, हाफ मंथ सैलरी आपने काउंट कर ली, यानी कि यदि ये नहीं आया तो फिर से मैं बताऊंगा आपको, यदि ये नहीं आया तो फिर से मैं बताऊं, लेकिन आपको कंप्लीटली ये आना चाहिए माय डियर, कंप्लीटली ये आना चाहिए। ओके, चलिए फिर से देखिए, फिर से देखिए, फिर से देखिए। ये देखिए, ये 1,20,000, यानी ये 10 मंथ की सैलरी है, तो 1 मंथ की सैलरी कितनी होगी सर? 12,000। 12,000 प्लस डीए कितना? 1,200। ठीक है, ओहो 1 मिनट सॉरी, तो ये कितना हो गया? 13,200। सर कमीशन नहीं है, कोई बात नहीं, कमीशन नहीं है, कोई बात नहीं। इंटू 15/30, यानी कि ये कितना हो जाएगा भाई? 1/2, यानी 6,600। 6,600, 6,600। पहला वाला फिगर 11,000 पे हमने ले लिया था। 10 मंथ का जब एवरेज निकालेंगे तो 12,000 आएगा, 10,000 नहीं आएगा। ओके, तो ये 6,600 हाफ मंथ सैलरी हो गई, और कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस कितना हो गया सर? 20 ईयर्स हो गया। दैट इज क्लियर? दैट इज क्लियर? चलो देखो, यानी कि 6,600 इंटू सर्विस कितने दिन कंप्लीट की सर? 20 ईयर्स कंप्लीट की। आप कर लो ना। ठीक है, दैट इज क्लियर? यानी 1,30,000
32,000। इन तीनों में सबसे कम ये फिगर है, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मिलता कितना है? 10 लाख मिलता है। तो 1,32,000 डिडक्ट कर लो, 8,68,000 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। माय डियर, यदि ये कंप्लीटली आपको समझ में आ गया हो तो बिल्कुल आप ग्रेच्युटी को, बिल्कुल आपने ग्रेच्युटी को क्वालिफाई कर लिया है। ग्रेच्युटी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये आपको आ चुका होगा, ये आपको आ चुका होगा। ओके, स्टूडेंट्स, जो आपका अगला टॉपिक है ये पेंशन है। क्या है? पेंशन। मैंने आप लोगों से बात किया था कि जो सेक्शन 10(10)(a) है, यानी कि पेंशन को लेके है, यानी कि आपके टेंशन को लेके है। स्टूडेंट्स, आपके टेंशन को लेके है, यानी कि ये आपका जो टेंशन होने वाला है ना, वो किस बात का टेंशन होने वाला है? एक्चुअली जब एम्प्लॉय सर्विस से रिटायरमेंट लेता है, आपको बहुत अच्छे ढंग से मालूम है कि रिटायरमेंट के बाद उसका एम्प्लॉय उसे पेंशन देता है, उसको उसका एम्प्लॉय पेंशन देता है। यानी आप नोट कीजिए, पेंशन सेक्शन 10(10)(a), यानी कि सेक्शन ये 10(10)(a) पेंशन के संबंध में है। स्टूडेंट्स, पेंशन के संबंध में, यानी कि आप नोट कीजिए, पहला, पेंशन इफ received by employee per month, that is taxable for all types of employee। कॉपी कीजिए आप हमारे साथ, बिल्कुल कॉपी कीजिए कि यदि कोई पेंशन पर मंथ आपको मिलती है या एम्प्लॉय को पेंशन पर मंथ मिलती है, तो ये फुली टैक्सेबल होगा, आपके सैलरी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा। यानी सैलरी हेड में ये आपका काउंट किया जाएगा। स्टूडेंट्स, काउंट किया जाएगा। अब देखो, ये एम्प्लॉय चाहे गवर्नमेंट के हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट के हो, या किसी भी तरह के एम्प्लॉय हो, ये सबके लिए क्या होगा? टैक्सेबल होगा। ये सबके लिए टैक्सेबल होगा। ध्यान दीजिएगा, पर मंथ पेंशन सबके लिए टैक्सेबल होगा। जैसे आपकी सैलरी टैक्सेबल होती है, आप पर मंथ 10,000, 5,000, 8,000 जो भी पाते हो बेसिक सैलरी, वो सबके लिए टैक्सेबल होती है। माय डियर स्टूडेंट, सबके लिए टैक्सेबल होती है। लेकिन अब देखो, अब क्या होता है सेकंड केस, कि देखो एम्प्लॉय सर्विस से रिटायरमेंट ले लिया, उसने अपने जब सर्विस में था तो उसने अपने मकान नहीं बनवा पाए, उसने अपने बेटी की शादी नहीं कर पाई, या किसी वजह से उसको इकट्ठे पैसे की ज़रूरत होती है, जब वो पेंशन पाता है तब। ध्यान दीजिएगा, सर्विस वो रिटायरमेंट ले चुका, पर मंथ पेंशन पाता है। पर मंथ पेंशन चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सभी एम्प्लॉयों के लिए माय डियर स्टूडेंट्स टैक्सेबल होता है। लेकिन यदि एम्प्लॉय सर्विस से रिटायरमेंट लेने के बाद उसे एक मुश्त यानी लम सम अमाउंट की आवश्यकता होती है, तो अपने एम्प्लॉयर से कहता है कि सर पेंशन के कुछ पैसे मुझे इकट्ठे दे दो, मुझे नीड है। ठीक है, तो यदि पेंशन के लम सम अमाउंट यानी इकट्ठे अमाउंट को एम्प्लॉय लेता है अपने एम्प्लॉयर से, तो क्या कहानी बनती है? इसको कहते हैं कम्यूटेड पेंशन, यानी कि एक मुश्त पेंशन। यानी कि एम्प्लॉय ने क्या कहा, अपने एम्प्लॉयर से कहा, भैया मुझे पेंशन का कुछ हिस्सा मैं अपना बेचना चाहता हूँ, सरेंडर करना चाहता हूँ, इसके बदले आप मुझे कुछ पैसे दे दो, इकट्ठे पैसे जो बनते हैं वो दे दो। यानी कि इसे कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। आपने क्या किया? कम्यूट कर लिया, आपने पेंशन को इकट्ठे ले लिया। तो देखो, वहाँ पे जो डिसाइड करने वाला होता है ना, आपकी सर्विस की, आपने सर्विस कितने साल का किया है, आपकी नियर अबाउट एज क्या है, मनुष्य के जीवन का औसत एज क्या है, यानी कि उनके अगर कोई
एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनको पेंशन मिलना है, उनकी एज क्या है, सब कुछ देखते हुए वो डिसाइड कर लेता है कि आपको कितना पेंशन देने लायक है, यानी कि एक मुश्त में आपको कितना कम्यूट करने लायक है, ये वो अपने विवेक से डिसाइड करता है। तो आप यदि कम्यूट कर लेते हो, यानी पेंशन को इकट्ठे पा लेते हो, ले लेते हो, तो इन केस ऑफ, पहला लिखेंगे, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने ये काम किया है कि उसने अपने लमसम पेंशन को लिया है, यानी कम्यूट किया है, तो इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बहुत अच्छी बात है। आप फिर वही सोच पाओगे सर कि मुझे जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते वो सब के सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते वाले आ जाते तो मज़ा आ जाता। तो ये एम्प्लॉय चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, ये एम्प्लॉय चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, या एम्प्लॉय किसी भी गवर्नमेंट का हो, ये सब के लिए माय डियर स्टूडेंट्स यदि कम्यूट किया है तो एग्जेम्प्ट होता है। और अदर एम्प्लॉय के लिए चलिए देखते हैं अदर एम्प्लॉय के लिए क्या होता है। मैं इसे मिटाना चाहता हूँ। चले देखें, आप लिखेंगे फॉर अदर एम्प्लॉय, सॉरी, यानी कि आप अदर एम्प्लॉय के लिए जाते हो। अदर कोई एम्प्लॉय यदि अपने पेंशन का कुछ हिस्सा कम्यूट किया हुआ है, यानी कि उसने कुछ हिस्सा कम्यूट किया, ले लिया है, तब क्या होगा। इसमें दो केसेस हैं मान लिया, इसमें देयर आर टू केसेस, देयर आर टू केसेस। कैसे कैसे केसेस भाई, चलो मेरे साथ आ जाओ। पहला लिखो, इफ एम्प्लॉय रिसीव्ड ग्रेच्युटी आल्सो, एंड दूसरा लिखो, व्हेन एम्प्लॉय नॉट received ग्रेच्युटी। देयर आर टू केसेस माय डियर, देयर आर टू केसेस, कि यदि एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिला हो और दूसरा यदि एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं मिला हो, यानी दो केसेस होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिला हो तो जो एग्जेम्पशन है ना, किसका, एग्जेम्पशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन का, ध्यान दीजिएगा सेक्शन 10(10) ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है, ये सेक्शन 10(10) ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, एग्जेम्पशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन, यानी 1/3 ऑफ फुल पेंशन इज एग्जेम्प्ट। अच्छा, ये कैसे निकाला जाएगा, ये कैसे निकाला जाएगा, ये चलो समझते हैं। यदि किसी एम्प्लॉय ने एग्जांपल्स ले लिया हमने कि मिस्टर एक्स कम्यूट हिज हाफ पेंशन एंड गेट्स 1 लाख, ही आल्सो रिसीव्ड ग्रेच्युटी। देखो मैंने इस इंफॉर्मेशन में दिया है तो मुझे मजबूरी है बताना कि इसमें ग्रेच्युटी भी पाते हैं। उसने अपनी कितनी पेंशन कम्यूट की, सब 1/2। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप निकालेंगे इनकी फुल पेंशन कितनी, क्योंकि यहाँ पे 1/3 ऑफ फुल पेंशन का है। तो अगर हाफ इज इक्वल टू 1 लाख तो फुल पेंशन कितनी होगी, यानी 1 लाख इंटू 2/1, यानी कि 2 लाख। इन्होंने ग्रेच्युटी भी पाई है, तो 1/3 ऑफ फुल पेंशन विल एग्जेम्प्ट, यानी कि एग्जेम्प्टेड कितना होगा, 2 लाख, यानी फुल पेंशन, ये जो फार्मूला लिखा है 2 लाख इंटू 1/3 कितना, 66,666 रुपए, यानी कि इतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दैट इज क्लियर। तो टैक्सेबल क्या होगा,
आपने कितना पेंशन कम्प्यूट किया, कितना पाया सर 1 लाख। तो 1 लाख माइनस 66,667 कितना, यानी 33,333 का फिगर टैक्सेबल बनेगा, टैक्सेबल बनेगा। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है पेंशन में। पेंशन अगर पर मंथ मिलती है तो फुली टैक्सेबल होगा, चाहे जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लेकिन यदि एम्प्लॉय ने कम्यूट किया तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन यदि वो एम्प्लॉय अदर्स एम्प्लॉय हैं तो दो केसेस बनते हैं। यदि एम्प्लॉय ने ग्रेच्युटी भी पाया है तो 1/3 ऑफ फुल पेंशन विल एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1010A, एंड अगर उसने ग्रेच्युटी नहीं पाई है तो ये सेकेंड केस पे आते हैं। यानी कि लिखेंगे एग्जेम्पशन क्या होगा, हाफ ऑफ फुल पेंशन विल बी एग्जेम्प्ट। अच्छा, जब ग्रेच्युटी पाता है तो 1/3 एग्जेम्प्ट होगा, अगर ग्रेच्युटी नहीं पाता है तो आधा एग्जेम्प्ट हो जाएगा फुल पेंशन का। तो फिर वही बात, फुल पेंशन आपको निकालना पड़ेगा। केस वही ले लो। तो सबसे पहले फुल पेंशन देख लो, पेंशन कितना है। उन्होंने कम्यूट किया तो 1 लाख पाया, कितना कम्यूट किया 1/2। ये फिगर कुछ भी हो सकता है भाई, 1/3 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, यानी वो कोई भी फिगर हो सकता है। लेकिन पहले हम फुल पेंशन निकालेंगे। फुल पेंशन निकाल के उसका दो केसेस देखेंगे, ग्रेच्युटी पाता है या ग्रेच्युटी नहीं पाता है। तो इस केस में क्या था, ग्रेच्युटी नहीं पाता है। तो ये देखो फुल पेंशन कितना आ गया सर, 2 लाख आ गया। एग्जेम्प्ट कितना है, हाफ ऑफ फुल पेंशन, यानी पेंशन फुल कितनी है सर 2 लाख, एग्जेम्प्ट कितना हो गया आधा, यानी 1 लाख। लिया कितना था 1 लाख, यानी कोई अमाउंट यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा, कोई अमाउंट यहाँ टैक्सेबल नहीं। लेकिन मैंने ये मत सोचना कि इस फिगर में कोई अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। यदि ये ज़्यादा है, एग्जेम्प्ट कम है तो टैक्सेबल हो गया। जो घटेगा, जो डिडक्ट होगा वो, यानी पेंशन बहुत आसान टॉपिक था सेक्शन 1010A के अकॉर्डिंग। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। आपको और डिफरेंट भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज आपके मन में चलेगा, सर ये एम्प्लॉय जो है अब कितना पेंशन पाएगा। मान लो मैंने यहाँ तो बताया नहीं कितना पेंशन वो पाता था। यदि अब वो पेंशन 10,000 पाता था ना, अब वो आगे चल के 5,000 पाएगा। यदि वो 10,000 पाता था तो आगे चल के वो पेंशन कितना, टेंशन नहीं साहब, वो पेंशन कितना पाएगा। तो यदि आधा उसने कम्यूट कर लिया ना तो अब उसे 5,000 मिलेगा। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर। ओके, तो ये टॉपिक आप जल्दी जल्दी कॉपी कर लें, जल्दी जल्दी कॉपी कर लें। आपका ये जो अब टॉपिक चलने वाला है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, सेक्शन 1010AA। यानी कि आप लिखेंगे इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, सेक्शन 1010AA। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, यानी कि इसको पहले तो मुझे ये समझाना होगा कि इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव होता क्या है। मैं बता दूं आपको, जब एक एम्प्लॉय सर्विस में होता है ना तो छुट्टियां कमाता है। अब आप सोचोगे सर ये छुट्टी कैसे कमाते, तो हमको ही बता दो। देखो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप अपने एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रहे हो, वहाँ लीव्स अप्रूव्ड होती हैं कि आप 1 साल में कितने दिन की छुट्टी ले सकते हो। बोलो सही है कि नहीं? जी सही है। तो यदि आपने क्या किया, उतने दिन की छुट्टी ली नहीं बल्कि आप काम पे गए, क्या हुआ भाई? इतने दिन की छुट्टी आपने ली नहीं बल्कि क्या किया, काम पे गए हो। तो आपने क्या किया, सही बोलो, छुट्टी कमाए कि नहीं कमाए? जी सर कमाए, बिल्कुल छुट्टी कमाए। अच्छा, तो ये जो छुट्टी कमाया आपने, चलो एक एग्जांपल्स लेते हैं। आपको जो अप्रूव्ड लीव है वो 1 ईयर में मान लो 30 डेज की है, और आपने क्या किया
50 डेज के लीव का आपने यूज किया और इस 50 डेज में 15 डेज को आपने छुट्टी ली और 15 डेज को आपने छुट्टी नहीं ली बल्कि वर्क किया, तो एक साल में मान लो यदि एक दिन की सैलरी 1000 है, तो ये एक महीने की यानी एक साल में आपने 15,000 का जो सैलरी का यानी जो अर्न लीव था उसका पैसा कमाया। जी, ये समझ में आया? अच्छा चलो सोचो, यदि आपने 30 साल सर्विस की, कितने साल? 30 साल सर्विस की, तो आपने कुल कितना कमाया? 4,50,000 रुपए आपने कमा लिए। स्टूडेंट्स, आपने सही, आप एम्प्लॉय हो, आपने कितने कमा लिए? 4,50,000 रुपए। अब देखो क्या होता है भाई, इनकम टैक्स एक्ट कहता है, सुनो इधर आओ, ये पैसा आपने जो कमाया है ना, इसको दिया किसने है? किसने दिया भाई? ये एम्प्लॉयर ने दिया है, क्योंकि सैलरी हेड में टैक्सेबल होने के लिए ये आवश्यक है कि एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर का रिलेशन होना चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? आपके एम्प्लॉयर ने आपको 4,50,000 रुपए, यानी ये जो इनकैशमेंट है ना, आपने इस इनकैशमेंट के अगेंस्ट 4,50,000 रुपए कमाए हुए हैं, और जब आप रिटायर होगे तो ये पैसा भी आपको मिल जाएगा। जब आप रिटायरमेंट लोगे ना, तो ये पैसा भी आपको मिल ही जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है भाई? सेक्शन 1010 ये कहता है, आज हम लोग इसकी कंप्लीट प्रोविजंस को स्टडी कर लेंगे, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स भी छोटा मोटा स्टडी कर लिया जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इफ इनकैशमेंट अमाउंट, क्या चीज? इफ इनकैशमेंट ऑफ एंड लीव received during the services, यदि आपने मालूम है यदि सेवा काल के दौरान इसे लिया है, तो दैट इज टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि दैट इज टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय। ये आप पहला जो प्रोविजन है इसका, आप इसे नोटिस कर लें, आप इसे लिख लें। यानी कि जब ये सर्विस के दौरान आप पैसा अपने एम्प्लॉयर से ले लोगे ना, तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि ये सभी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा, चाहे वो एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। दैट इज क्लियर माय डियर? ओके। अब फिर क्या होता है भाई? अब फिर क्या होता है? अब यदि आफ्टर द सर्विस लेते हो, यानी कि अब तो समझ गए कि आपने ये छुट्टी का क्या मामला बनता है, छुट्टी कैसे कमाई जाती है, छुट्टी का पैसा क्या बनता है। सेकंड फिगर क्या बनता है भाई? सेकंड फिगर, इफ द इनकैशमेंट ऑफ एंड लीव received after the service, यदि आप सर्विस के बाद इस पैसे को लेते हो तो क्या होगा भाई? तो क्या होगा? देखो, यदि सर्विस के बाद आपने इस पैसे को लिया, यानी कि रिटायरमेंट के बाद लिया, तो क्या फिगर बनता है? तो दो कंडीशंस होते हैं, लिखेंगे। पहला, इन केस ऑफ government employee, the whole amount of encashment of earned leave is exempt. Okay.
फिर आपके सामने वही बात स्टूडेंट्स कि यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव का पैसा आपने रिटायरमेंट के बाद अपने एम्प्लॉयर से लिया है, द होल अमाउंट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ लीव विल एग्जेम्प्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अब आपके मन में एक वो चल रहा होगा, खुशी की बात चल रही होगी कि सर यदि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही क्वेश्चन में आता तो मज़ा आ जाता, यानी ग्रेचुटी में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता, पेंशन में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ जाता एंड इसमें भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आ जाता तो बिल्कुल मज़ा होता, सवाल सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती, सबको लिखते एग्जेम्प्ट। लेकिन फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा मेरे स्टूडेंट्स, आप बताइए ना, क्वेश्चन कैसे बनेगा? दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। मुझे तो प्रोविजन सेक्शन 10(10)(a) के सिखाने हैं तो मैं तो वो बताऊंगा। अब आपके लिए क्या, आपके एग्जामिनेशन में, आपके क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या आने वाला है ये तो आप जानेंगे, लेकिन मैं आपको जो प्रोविजंस है मैं उसे बताऊंगा। फिर देखो अदर एम्प्लॉय के लिए, अदर एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, क्या होगा, ये सेकेंड पार्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बाद जितने भी एम्प्लॉय होंगे, चाहे वो किसी निकाय के हों या किसी भी एथराइज्ड लीगल बॉडी के हों या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हों या किसी भी उपक्रम में काम करने वाले व्यक्ति हों, अगर वो इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव का पैसा पाते हैं तो क्या होगा? सेक्शन 10(10)(a) का प्रोविजंस क्या कहता है? द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, वही सेक्शन आप अंडर सेक्शन 10(10)(a) लिख लेंगे। पहला आप लिखेंगे एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनकैशमेंट। पहला फिगर आपने क्या लिखा है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनकैशमेंट, ये लिख लेंगे। सेकंड लिखेंगे 10 months average salary before the रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट के ठीक पहले का जो 10 मंथ का एवरेज सैलरी होगा वो ले लेंगे। यानी इसमें किस बात का? बेसिक सैलरी प्लस डीपी प्लस कमीशन ऑन सेल बाई फिक्स्ड रेट। देखो लगे हाथ, मैंने ये बता दिया आपको कि यहाँ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन कितने दिन का? 10 मंथ का। दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर। ठीक है, चलो थर्ड केस क्या बनता है? आप लिखेंगे अर्न्ड लीव, कितनी छुट्टी कमाई इनटू एवरेज सैलरी, थर्ड केस। एंड फोर्थ केस बनता है स्टूडेंट मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपए। इन चारों फिगर में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इसके साथ साथ मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये बताने के लिए मुझे इसको एविज करना होगा, तो चलो एविज कर लेते हैं। यानी इसमें ये कुछ फिगर का मैं क्लियरेंस दे दूं, आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं। ये देखो एक्चुअल इनकैशमेंट ऑफ, एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनकैशमेंट, ये तो आपके प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल में दिया होगा कि इनकैशमेंट का इतना पैसा इनको मिला है। बेसिकली ये 10 मंथ एवरेज सैलरी बिफोर द रिटायरमेंट, यानी कि एम्प्लॉय का जो रिसीवेबल सैलरी है कब की? जस्ट प्रीसीडिंग द रिटायरमेंट। यानी कि अगर एम्प्लॉय 1 जुलाई को रिटायरमेंट होता है तो इसके पहले के, जैसे
10 मंथ की सैलरी जो होगी वो यहाँ कंसिडर की जाएगी। और इसमें क्या क्या जुटेगा? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस और प्लस कमीशन, यानी कि यहाँ डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। चलो ठीक है, ये आपने कर लिया, ये फिगर क्लियर हो गया। तो ये फिगर क्लियर हो गया तो मैं इसे मिटा दूं। अब देखो अर्न लीव, भाई आपने अर्न लीव जो किया, छुट्टी जो आपने कमाया वो कितना कमाया? आपने यदि 4 मंथ की छुट्टी कमाई, यानी कि यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में छुट्टी आपने 30 साल यदि काम किया और छुट्टी आपने 30 माह कमाया, ठीक है, यानी कि आपको छुट्टी मिलती यदि 2 माह की है तो फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहता है जो अप्रूव्ड लीव है वो 1 साल में 30 दिन का है। ध्यान दीजिएगा, यानी अर्न लीव कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अर्न लीव कैसे यहां काउंट किया जाएगा? यहां लिखेंगे जो अप्रूव्ड लीव है वो 30 डेज इन ए ईयर है, यानी 1 साल में 30 दिन की छुट्टी ही अप्रूव्ड है। अब देखो, अब आपने इस 30 दिन के आधार पर जो छुट्टी, यदि आपने कंप्लीटली इसको ले लिया हुआ है, छुट्टी तो नहीं कमाए हैं, तो यानी 30 डेज के बेस पर छुट्टी ले लेंगे, कितनी छुट्टी कमाए हैं, और प्लस एवरेज सैलरी, यानी आपने देखो ये 10 मंथ का है तो 10 से इसको डिवाइड कर लेना तो एवरेज सैलरी आ जाएगी, और मैक्सिमम लिमिट आपका है ही। तो ये आपका इनकैशमेंट ऑफ अर्न्ड लीव का हिसाब किताब है स्टूडेंट्स, आपका हिसाब किताब है। अच्छा, मैंने पहले भी बता दिया कि छुट्टी जो होगी वो आपकी जितनी इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस बोलते हैं, यानी 1 साल में आपकी केवल 1 मंथ की छुट्टी ही मान्य है। ये मान्य अवधि यानी अप्रूव्ड पीरियड छुट्टी के लिए वो 30 दिन है, ठीक है। तो दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर, ओके। चलो इसको मिटाते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और आप इसे देखें। लिखता है कि मिस्टर घोष रिटायर ऑन 31st October 2019 आफ्टर 20 years सर्विस एंड रिसीव्ड 1,92,000 as leave encashment for 12 months. His employer allowed him 1.5 month leave for every year of the service. He has already availed leave for 18 month. उन्होंने already 18 month की छुट्टी ले चुकी है। His salary for 2018-19 was 12,000, but after 1st April 2019 was raised to 16,000 per month completed. कंप्यूट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम इनकैशमेंट। ये आपका बहुत ही बढ़िया इस टॉपिक को समझाने वाला जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, ये आपका ऐसे है। मैंने आपको कुछ नहीं बताया, बस आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन चलो देख लो, बिल्कुल आपका जो माइंड है ना वो सेट हो जाएगा। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल part of encashment of and leaves, वही बात the list of following will be exempt under section 10(10)AA। ओके, क्या होगा भाई, क्या होगा? पहला, एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनकैशमेंट कितना पाए हो भाई? 1,92,000। चलो जस्ट लगे मैं एक चीज और लिख देता हूं, मैक्सिमम लिमिट। क्या लिख देता हूं?
मैक्सिमम लिमिट आपने लिख लिया सर ये 3 लाख है। थर्ड केस और फोर्थ केस का वैल्यूएशन होना है, ठीक है। क्या वैल्यूएशन होना है? 10 मंथ्स एवरेज सैलरी बिफोर रिटायरमेंट, यानी ये टॉपिक पहले क्लियर कर लेते हैं। रिटायरमेंट के ठीक पहले का जो इनके 10 मंथ का सैलरी है ये पहले क्लियर कर लेते हैं। इन्होंने रिटायरमेंट कब ली? 31 अगस्त 31 अक्टूबर को ली, यानी कि मैं यहां लिखूं 31 अक्टूबर 2019, यानी कि इसके पहले इनकी जो सैलरी है, यानी कि जब 31 को हुए हैं तो निश्चित तौर पे इनको इस मंथ की भी सैलरी ड्यू होगी इस डेट को जी, यानी कि ये 10वां महीना, 9वां, 8वां, 7वां, 6वां, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, यानी कि ये कह सकते हैं कि इस दौरान इनकी सैलरी कितनी थी। चलो ये देखो 1/4/2019 से इनकी सैलरी कितनी थी? 16,000, यानी कि ये कह सकते हैं चौथा महीना अप्रैल का होता है भाई। इस दौरान इन्होंने 16,000 यानी 16, 16, 16, 16 और 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने, और इस दौरान इन्होंने पाया बेटा 12,000। दैट क्लियर? यानी कि ये कह सकते हैं कि ये कह सकते, देखो एग्जैक्ट फिगर मैंने इस पे लिख दिया है कि 16,000 इंटू 7 यानी 1,12,000 एंड 12,000 इंटू 3 यानी 36,000, 1,48,000 डिवाइडेड बाई 10 मंथ यानी 14,800 इनकी एवरेज सैलरी आती है, और 1,48,000 का ये फिगर आता है, 1,48,000 का ये फिगर आता है। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। इसको आप कॉपी कर लें, इसको आप कॉपी कर लें, क्योंकि यदि ये फिगर आप कॉपी नहीं करते हो तो फिर क्या होगा, यानी कि जिस दिन ये रिटायरमेंट लेते हैं उस डेट से पहले के जितने 10 मंथ की सैलरी इनकी रिसीवेबल होगी वो इसके लिए कंसीडर किया जाएगा। मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया है। दैट इज क्लियर? दैट इज क्लियर? ओके, आप इसको अभी भी कॉपी कर लें, क्योंकि मैं इस पर अलग टर्म्स रखूंगा, बस इसे मैं नहीं मिटाऊंगा। चलो ठीक है, ये कर लिया आपने। इसके बाद की जो बात है उस पर हम लोग बात कर लिया जाए। उसके बाद क्या बात है, ये देखो चौथा पोजीशन मैंने कहा था अर्नड लीव इनटू एवरेज सैलरी। डिटेल बात किया जाएगा। आपने छुट्टी कितनी कमाई? आपने 20 साल सर्विस की जी, तो 20 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे क्या कहती है? 1 साल के लिए 1 मंथ की छुट्टी अप्रूव्ड है, यानी कि आपको 20 मंथ की छुट्टी अप्रूव्ड है। इसमें से आपने 18 मंथ की छुट्टी देखो ले लिया है, यानी जो एवरेज लीव्स है वो 18 मंथ की है, तो अर्नड लीव कितना हुआ? केवल 2 मंथ्स हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस हैं वो कहते हैं कि आपने 2 मंथ की छुट्टी कमाई हुई है। सर कैसे? आपने 20 साल सर्विस की, तो 20 साल के लिए 20 महीने की छुट्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे कहती है, जिसमें आपने 18 मंथ की छुट्टी पहले ही ले चुके हो। तो छुट्टी कितनी कमाई? अकॉर्डिंग टू टैक्स एक्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, नॉट अकॉर्डिंग टू यू, बट अकॉर्डिंग टू टैक्स एक्ट। ठीक है, यानी कि 2 मंथ की छुट्टी कमाई, एवरेज सैलरी 14,800 है, तो 29,600 का ये फिगर माय डियर स्टूडेंट्स बनता है। अब आप खुद देखो इसमें सबसे कम कौन है? सबसे कम सर यही फिगर है, तो ये क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया, तो टैक्सेबल
आपको 1,92,000 मिलते हैं, 29,600 एग्जेम्प्ट हो गया। तो आपका टैक्सेबल फिगर कितना आएगा आप निकाल लें भाई, आप निकाल लें। चलो 1,92,000 माइनस 29,600 यानी 1,62,400, 1,62,400 टैक्सेबल फिगर निकल के आता है, टैक्सेबल फिगर निकल के आता है। आई थिंक स्टूडेंट्स ये इनकैशमेंट ऑफ एंड लीव का एग्जैक्ट टॉपिक, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। आई थिंक आपका नेक्स्ट टॉपिक रिटेंसमेंट छटनी, यानी कि उसको भी मैं आपको लगे हाथ समझा देता हूं कि इनकैशमेंट ऑफ एंड लीव के बाद आपका जो है, यदि आपके एम्प्लॉयर ने आपकी छटनी की है या आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज किया है, तो आपको आपका एम्प्लॉयर कंपनसेशन देता है। ये कंपनसेशन भी सैलरी हेड में काउंट किया जाता है, टैक्सेबल होता है। तो आपको इसके लिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर की आवश्यकता होगी। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।